अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हुए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पॉजिटिवली अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते रहें, अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें। हम हमेशा सोचते हैं कि दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन दुनिया तो बाद में बदलेंगे। दुनिया बदलने से पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा और जहाँ पर हम खुद को बेहतर कर सकते हैं वहाँ पे अपने आप को बेहतर करें। जहाँ पर अपनी सोसाइटी में अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, हमेशा अच्छा किरदार अदा करें। अगर कोई और आपके साथ अच्छा ना भी बिहेव करता हो, अगर आप उसकी बात को सुन के इग्नोर कर सकते हैं या किसी पॉजिटिव तरह से उसको इनकाउंटर कर सकते हैं तो वो भी करते रहें। अपनी सोसाइटी में अपना किरदार मत भूलें। दुनिया बदलती रहेगी लेकिन हम अपने आप से आगाज़ करते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का भी आगाज़ कर लेते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि डिफरेंट इशूज़ और एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, लेकिन अगर हम आज हमारे मुल्क की बात करते हैं तो शायद ही इस वक्त कोई और चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो सिवाय इसके कि जो फ्लड की वजह से ना सिर्फ हमारा माली लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जानी नुकसान जो आज पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सूरत हाल अभी भी डेवलपिंग है और कितने लोग इफ़ेक्ट हुए हैं इसकी अभी पूरी रिपोर्ट तक हमारे पास मौजूद नहीं है। हम सिर्फ जानते हैं ऑफकोर्स कि कितने एरियाज़ इफ़ेक्ट हुए हैं, कितनी ज़िंदगियाँ इम्पैक्ट हुई हैं, कितने घर उजड़ गए हैं इस वक्त। लेकिन आगे चलते हुए वो सूरत हाल किस तरह से तब्दील होंगे वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इस मोमेंट में हम ये ज़रूर जानते हैं कि हम सब ने एक साथ इस वक्त में पाकिस्तानी और इंसान होने के नाते एक दूसरे का साथ देना है, बगैर ये सोचे कि कौन कहाँ से जोग्राफिकली बिलोंग करता है, कौन किस मज़हब का है, कौन कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। इन सब चीज़ों को भुला के हम सब ने इंसान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते एक दूसरे का साथ देना है इस वक्त और जितना हो सके इस कॉज में अपना फ़र्ज़ अदा करना है। जितने हमारे वसाइल हैं इंडिपेंडेंटली और जो हम कर सकते हैं उन सब लोगों के लिए जो फ्लड से इम्पैक्ट हुए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, हमने अपना पूरा किरदार इस वक्त निभाना है। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे इसी तरह के एक इनिशिएटिव के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ सिटी 41 है। सर आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। तो जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि इस वक्त इतना मुश्किल वक्त है हमारे पूरे मुल्क के लिए और इस वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस मज़हब से बिलोंग करते हैं, किस इलाके से बिलोंग करते हैं, बल्कि हमें सिर्फ पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा करना है, इंसान होने का फ़र्ज़ अदा करना है एक दूसरे के। बिल्कुल ठीक कहा आपने फातिमा। आप बड़ा खूबसूरत तमहीदी आपका इब्तदाइया जो है उसमें मैं समझता हूँ हमारी जो भी होने वाली गुफ्तगू है उसका पूरा क्रक्स आ गया है कि जब हम बहैसियत इंसान सोचेंगे तो हमारे नज़दीक इंसानी जान जो है वो सबसे मुकद्दम है। हर शख्स जो भी मुश्किल में मुब्तला है इस मुश्किल घड़ी में उसकी मदद करनी है। वो हमारा पाकिस्तानी भाई है, बहन है, बच्चा है, एक नागहानी आफत में मुब्तला है और पाकिस्तान का तकरीबन अभी मुख्तलिफ अदाद व शुमार मुसद्दका तो नहीं एस्टिमेटेड हैं, उसमें किसी ने कहा कि 33 मिलियन पीपल अफेक्टेड, कोई इससे ज़्यादा कह रहा है। एरिया तो खैर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, लेकिन जो बाज़ खाली जगह बाज़ इलाकों में आबादी कम है लेकिन एरिया बहुत बड़ी तादाद में है। वो एरिया उसमें फसलें वो तबाह हो गई, बागात तबाह हो गए, लोगों के घर बार सैलाब में बह गए, मवेशी बह गए, हत्ता कि उनके बच्चे भी बहुत सारे लोगों के बह गए। कई बड़े जवान बूढ़े औरतें इतनी बुरी तरह मुतासर हुए कि वो ना जिंदों में शुमार है ना मुर्दों में। बीमारियां हैं, पीने के लिए उनको पानी नहीं है, चारों तरफ पानी है लेकिन पीने के लिए कतरा पानी नहीं है। उन तक खुराक पहुंचाना सबसे बड़ा इशू और लिबास पहुंचाना और इसके साथ साथ दवाइयाँ वो और रहने के लिए खेमे कि जहाँ वो सर छुपा के रह सके, क्योंकि या तो कहीं कहीं अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो बलूचिस्तान के बाद इलाकों में बहुत ज़्यादा अभी सर्दी शुरू हो चुकी है निस्बतन, मतलब जहाँ बगैर आप वो कंबल के या उसके रह नहीं सकते, छत के बगैर, कैंप के बगैर। तो इस सैलाब से इतने बड़े पैमाने पर तबाही मची है कि पाकिस्तान को बहुत सालों तक
इसको इसके असरात को समेटने में इतना टाइम लग जाएगा, इससे निपटने में, नॉर्मल लाइफ शुरू होने में बहुत वक्त लगेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि उन तमाम एरियाज़ के लोग सब के सब मुतासर हुए, यानी कोई ऐसा शख्स नहीं है कि यहाँ कोई अमीर बचा, गरीब बचा, मिडिल क्लासिया बचा, सब के सब मुतासर हुए और सबको मदद की ज़रूरत है। वो आपस में एक दूसरे की मदद के काबिल नहीं रहे। हमारे वो इलाके जहाँ सैलाब नहीं आया, सिर्फ वो इस पोजीशन में हैं कि वो उन बहन भाई की मदद कर सकें। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े रकबे पर बसने वाले शहरियों को मदद पहुंचाना, जो किसी एक हुकूमत के बस का उसकी बात नहीं है। इसी वजह से सबके सब लोगों को इसमें शरीक होना पड़ेगा और हो रहे हैं। खुशाइंद बात यह है कि हो रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, हमारी NGOs कर रही हैं, सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, खुद सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग मदद देने के लिए आ रहे हैं, लोग सामान लेके आ रहे हैं, अमदादी जो खाने पीने के अशिया लेके आ रहे हैं, खुश्क मेवाजात लेके आ रहे हैं, भुने हुए चने लेके आ रहे हैं, खजूरें हैं, बादाम हैं, कुछ जो किसी को मिल रहा है वो लेके, बिस्किट्स लेके आ रहे हैं, पानी की बोतलें लेके आ रहे हैं। बात की सिटी 41 की तरफ से भी हमारी अपनी इस वक्त कोशिश जारी है कि जितना हो सकता है इस वक्त में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का, जो कि जिस तरह आपने कहा कि जो उन इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पर फ्लड का ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, तो पूरी कोशिश की जा रही है हमारे चैनल की तरफ से भी कि उनका साथ दें इस वक्त में। और जो ज़रूरी अशिया हैं, स्पेशली जिसमें हम आटे की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, राशन की बात करते हैं, सूखे कपड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। उसके अलावा पानी, साफ़ पीने का पानी, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा जिसका इस वक्त प्रॉब्लम मौजूद है कि साफ़ पीने का पानी किसी के पास भी मौजूद नहीं है, उसके हवाले से भी किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या ज़रूरी अशिया हैं जो आपको लगता है सबसे बेहतर रहते हैं? बिकॉज आई थिंक हर कोई मदद करना चाहता है, बट कई दफ़ा समझना मुश्किल होता है कि आप क्या चीज़ है जो कि एक्चुअली में इस वक्त उनके लिए ज़रूरी। देखिए, हम अपने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैसेज देना चाहूँगा व्यूअर्स को कि एक तो प्लीज़ आपकी तमाम तर एक पुरखलूस जज्बे के बावजूद हम कैश की शक्ल में नहीं ले रहे, कैश ना दें, हमें चीज़ें लेके दें। उसमें एक तो आप अपने अगर कोई नए कपड़े लेके दे सकता है वो नए ले दे, और लेकिन जिस लेवल पे इस वक्त ज़रूरत है तो इस्तेमाल शुदा भी देने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब अगर आप वो इस्तेमाल शुदा भी लोगों के बिल्कुल नए होते हैं, अभी वो खुद ही पहन रहे होते हैं, अपने उतार के दूसरे को दे देते हैं। मतलब जो जिस शक्ल में मदद कर सकता है, लिबास अपने वसाइल के मुताबिक, ये जोश और जज्बा दीदनी है, ये देखने वाला है। ये बड़ा खूबसूरत जज्बा है कि कोई अपना एक बच्ची वो लेके आ गई थी, एक गल्ला जिसे कहते हैं पंजाबी में, वो उसकी गुल्लक भी कह देते हैं, वो सारे उसकी जमा पूंजी बच्ची की वही थी, वो लेके आई कि ये मेरी तरफ से पहुंचा दीजिए। बड़ा हमें तो सच्ची बात मुझे आंखों में मेरे आंसू आ गए कि इस बच्ची ने पता नहीं कितने महीने लगा के वो जमा किए होंगे, तो वो कह रही है मेरी तरफ से मदद कर दे सबकी उनकी। अभी रज़ाइयाँ दी जा सकती हैं, कंबल दिए जा सकते हैं, और अगर कोई ज़्यादा इस्तात रखते हैं तो जो कैंप लगाने के लिए जो टेंट वगैरह होते हैं, कैंप भी डोनेट करें, और पीने का साफ़ पानी, बोतलें, बिस्किट्स और भुने हुए चने, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इनकी चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि रेडीमेड चीज़ें जितनी पहुँचेंगी, वैसे तो दालें, चीनी सब कुछ जा रहा है, लेकिन वहाँ तो उनके पास पकाने के लिए भी मसाइल हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो कर सकते हैं, ऐसा है, वो कर लेते हैं गुजारा। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि आप कुछ सूखी चीज़ें दें, और राशन जिस शक्ल में भी आप दे सकते हैं दें, और तलाइयाँ जो होती हैं, रज़ाइयाँ वगैरह, और तकिए, कंबल, ये चीज़ें, लिबास, केस जो होते हैं घरों में औरतों के, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, दरियाँ शरियाँ भी हो सकती हैं। जो भी आप समझें कि एक ओपन एरिया में बैठे लोग बेचारे, जहाँ जिनके पास कुछ भी ना हो, तो उनको तो हर तरह की मदद जो है, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है खुराक, क्योंकि ज़िंदा रहेगा बंदा तो फिर ही उसको बाकी चीज़ों की। तो खाने पीने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, और फिर लिबास,
नेक्स्ट फिर वो टेंट और कंबल और दूसरी चीज़ें, ये चीज़ें। तो ये है आज एस्पायर कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ हैं। आप यकीन करें स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा वो कैश लेके आ रहे थे। हमने कहा बेटा कैश नहीं हमने लेना, आप हमें चीज़ें ले दें इसकी। तो वो चीज़ें लेके फिर हमें दे रही हैं। फिर बहुत सारे बच्चों ने जो ऑलरेडी सामान लेके आ रहे थे वो दे दिया। अभी और बच्चियों ने उसके स्टूडेंट्स ने आना है। तो बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये काबिल इत्मीनान बात यह है कि शहरियों में जोश, जज्बा, वलवला है। ऐसा नहीं है कि इनडिफरेंट होकर बैठ गए हैं। अगर हमारी आबादी मुतासर हुई है तो उसी तरह का जज्बा भी पाया जा रहा है। बाकी जो बच गए हैं उनमें जो जोश, जज्बा, वलवला पाया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो अहले सरवत हैं, उमरा का तबका है, अहले इक़्तिदार का तबका है, जिन्होंने इस मुल्क से करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए कमाए हैं, उनका सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी देखें, उनके एक अकाउंट से भैया की जुम्बश कलम जितनी मदद कर सकते हैं, पता नहीं सैकड़ों कैंप लग के फिर वो जाके कहीं वो मदद मिलती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो कुछ इस मरहले पे जो आज अगर आपने इसी कौम से, इसी पाकिस्तानी वतन से, इसी सरजमीन से कमाया है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये वो वक्त है कि जब कौम को लौटाएं, उसका कर्ज लौटाएं। उनको ज़रूरत है। जब नॉर्मल हो जाएंगे फिर कमा लीजिएगा। लेकिन आम तबका तो बेचारा दे ही रहा है, वो तो हमेशा ही देता चीज़ें। तो लेकिन अहले सरबत वो भी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि और बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। सैलाब इतना खौफनाक है, उसने इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है कि जितना दें उतना ही कम है। और बहुत बड़ी बड़ी इमदादी टीमें जाके वो पहुँचाएँ तो, क्योंकि इब्तदाई दिन बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। अगर चंद दिन और इमदाद नहीं मिलती तो बहुत सारे खुदा न खास्ता वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो फौरी एक तो इमदाद करें, लेकिन दूसरी बात ये कि फौरी करें, सोचिए ना, क्योंकि ये तो अल्लाह के साथ सौदा होता है ना। क्योंकि अल्लाह की राह में जो दिया जाता है बज़ाहिर वो कम हो रहा था, लेकिन अल्लाह कहता बढ़ता है। तो जब आप अल्लाह के साथ जिनकी लौ लगी होती है ना, वो तो परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अल्लाह ताला का फजल चाहते हैं, अल्लाह ताला का करम चाहते हैं, वो जो ढूंढते होते हैं कि यार अल्लाह का फजल क्या होता है, उसका करम क्या होता है, तो ये मौका है दुखी इंसानियत के, सैलाब ज़दगान के काम आके देखें, फिर देखेंगे आप पे अल्लाह का फजल कैसे होता है और अल्लाह का करम होता क्या, ये आपको फौरी पता चल जाएगा। सर ज़फ़र, आई थिंक इस वक्त में मैं बिल्कुल शुरू में भी कहना चाह रही थी कि आई थिंक ये ना सिर्फ हमारा उन लोगों का इम्तिहान है जो कि उन इलाकों में बेस्ड हैं, जिनके घर उन इलाकों में थे, जिनके बिजनेसेस इन एरियाज़ में थे जो इफ़ेक्ट हुए हैं। और पूरी की पूरी बिल्डिंग्स हमने देखी हैं कि कुछ अल्लाह माफ़ करे जिनमें लोग तक मौजूद थे और वो बिल्कुल साथ पानी के जो हैं वो बहती हुई नज़र आई। तो मुझे लगता है ये इम्तिहान सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो उन इलाकों में हैं, बल्कि उन लोगों का भी है जो दूसरे एरियाज़ में बेस करते हैं। जैसे आपने कहा कि सिर्फ लिटरली अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कुछ परसेंटेज ही बची है जहाँ पर इन फ्लड्स का इम्पैक्ट नहीं हुआ है, और बाकी ऑलमोस्ट 70%, आई माइट बी रॉन्ग, इससे मैं कोट नहीं करना चाहती फिगर्स, बट डेफिनेटली बहुत सारे इलाके इम्पैक्टेड हैं। तो हमारा भी इम्तिहान है कि हम किस तरह से मदद करें, हम किस हद तक जाकर। जी फातिमा, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बड़ा ज़बरदस्त बात। क्या आप देखें एक एरिया है कि आप वो बचा है, बाकी सारा कवर्ड। आप ये सोचें कि खुदा न खास्ता आपका एरिया भी उसी एरिया में शामिल हो तो आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है कि कोई आपकी मदद करे। अगर अल्लाह ने आपको बचाया हुआ है और इस काबिल रखा हुआ है कि आप मदद कर सकें, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप मदद करें। क्योंकि इस वक्त अमीर गरीब सबका बहुत कुछ बल्कि सब कुछ वो तबाह हो गया, सैलाब की नज़र हो गया। इसलिए बल्कि मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए और सफारतकारी के ज़रिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील करनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करनी चाहिए। ऐसे मौक़े पे बहुत ज़रूरी है कि आलमी बरादरी हमारा साथ दे
क्योंकि ये किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है। एंड इस पे एक ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत है। और इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हमने कुछ ऐसे हीरोज़ को इस वक्त में उभरते हुए देखा और किस तरह से लोगों ने सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की मदद की, कुछ इस तरह के वाक़यात पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज स्पेशली बात कर रहे हैं उन एरियाज़ के हवाले से जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लड्स का असर नज़र आता है, इफ़ेक्ट नज़र आता है। और सिर्फ इस वक्त मुझे लगता है कि इम्तिहान उन लोगों का नहीं जो उन इलाकों में रहते हैं, बल्कि ये इम्तिहान हमारा भी है कि हम किस तरह से एक्ट करते हैं इस वक्त में, किस तरह से मदद करते हैं। और इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि हम पाकिस्तानी हैं और हम इंसान हैं और हमने एक दूसरे का साथ देना है इस मुश्किल वक्त के अंदर। हर कोई अपने वसाइल के हवाले से अगर देखें, अपने वसाइल के मुताबिक जो कर सकते हैं उनको करने की कोशिश करें। सिर्फ ज़फ़र, जिस तरह आप पहले भी बताए थे कि एक बच्ची अपना जो गला है वो लेकर आई आपके पास, और इनफैक्ट बहुत सारे इस तरह के केसेस और वाक़यात सामने आए हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं अपनी पॉकेट मनी से डोनेट करते हुए नज़र आए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की अपनी सेविंग्स उसने बच्चे ने की हुई थी अपनी किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो बजाय कि वो चीज़ खरीदते, इस वक्त में उन बच्चों ने, और मैं दाद देती हूँ उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश की है कि इस वक्त में वो समझ रहे हैं कि अच्छा हमारी जो चीज़ है, हमारा जो खिलौना है वो शायद वेट कर लेगा। बट इस वक्त मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को इन इलाकों में फंसे हुए हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ गंवा दी हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जज्बा, आई थिंक ये हम सब इस वक्त में इन बच्चों से सीख सकते हैं, और ये जज्बा हर पाकिस्तानी के दिल में इस वक्त होना चाहिए। आप ये कहेंगे, बच्चे कहते हैं बच्चे पाक होते हैं, मासूम होते हैं, मासूम बच्चे नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो अभी वो ज़माने की आलाइशों से, मुनाफिकत की आलाइशों से बचे होते हैं, तो वो उनमें बड़ी प्योरिटी होती है। वो आप देखें, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों से बात करें तो इतनी उनमें पाकीज़गी, इतना खूबसूरत एहसास पाया जाता है। मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को। जब भी कभी बच्चों के छोटे छोटे इनकी मासूम सी बातें, मासूम सी कोशिशें, और बहुत इंस्पायर करती हैं बंदे को लगता है कि यार ये ज़माना है, पता नहीं हम ज़माना हमें इतना कुछ सिखा देता है, वरना बच्चा तो मासूम होता है, कितना प्यारा होता है और कितनी उसकी पाकीज़ा बातें और ख्वाहिशें और सोच कितनी साफ़ सुथरी होती है। आज भी एस्पायर कॉलेज की जो बच्चियां आई, उनकी बातें सुनकर, उनके स्लोगन जो थे, जो बैनर्स, पोस्टर्स उन्होंने पकड़ रखे थे हाथों में, और फिर जब हमने उनसे बातें की तो आप यकीन करें उनकी आंखों में आंसू थे और बड़ी जज्बाती थी कि अल्लाह करे कि हमारे बहन भाई जो हैं वो बच सकें, हमारी इमदाद उन तक पहुँचे, और वो इतनी मुश्किल में फंसे हुए हैं कि बस कुछ भी हो, किसी तरह जल्द से जल्द उन तक पूरा पाकिस्तान जो है वो उनकी मदद करे और अल्लाह करे वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ शुरू कर दें। इस तरह की उनकी बड़े सेंटिमेंटल चीज़ें थीं जिनको मैं बयान करते हुए ख़ुद भी सेंटी हो जाता हूँ। तो लेकिन खुशी भी होती है कि देखें ये कितनी हमारी यूथ में, हमारी नौजवान नस्ल में कितना एक अभी अपने बहन भाइयों के लिए, कौम के लिए कितना दुख दर्द, कितना जोश और जज्बा है। वो यही ना कि अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ये हिंदुस्तान का लफ्ज़ से कि उस वक्त अभी पाकिस्तान बना नहीं था जब ये शेर कहा गया था, शायद इकबाल का है या किसका, किसी और शायद। तो ये था कि अगर काबल में भी किसी को कांटा चुभे तो हिंदुस्तान का, अब हिंदुस्तान की जगह हम पाकिस्तान उसको लगा के पढ़ लेते हैं, तो उसका हर पीरो जवां यानी कि बच्चा और बूढ़ा और जवान वो बेताब हो जाए कि अगर वहाँ भी किसी को कांटा चुभे, तो इसको अखुवत कहते हैं। तो आज ये जो बच्चियों की सोच मैंने देखी है एस्पायर कॉलेज की, और बाकी जितने शहरी हमारे पास आ रहे हैं उनमें मासूम बच्चे आ रहे हैं मदद करने के लिए, सैलाब ज़दगान की, तो उनका जोश देख के फिर यही लगता है कि ये शेर कितना सादक आता है उन पर। वाकई यही अखुवत है। तो उधर अफेक्ट हुए हैं हमारे
उन पे इम्पैक्ट आया है सैलाब का बहुत बुरी तरह हो। तो इधर इस खत्ते का हर बच्चा बच्चा परेशान है और वो इमदाद के लिए बेचैन है। ना सिर्फ बेचैन है बल्कि इमदाद दे रहा है। आप देखें जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन ने इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने मदद की, पता नहीं कितने करोड़ का सामान बेचकर। अभी इमरान खान ने जो टेलीथॉन की उसमें पता नहीं 5 अरब सुना है उन्होंने इकट्ठा किया। इसी तरह गवर्नमेंट कर रही है, अपील कर रही है, लोगों से कर रही है। बड़ी बड़ी शख्सियत, नाम लेना चाहिए ऐसे मौक़ों में। जहांगीर तरीन ने 1 करोड़ रुपया दिया और बहुत सारे लोग थे जिनके आ रहे हैं करोड़ों रुपए के इनामात, ऐलानात कर रहे हैं कि मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया फलां, और लोग दे रहे हैं, अहले सरवत भी दे रहे हैं, आम लोग दे रहे हैं, मिडिल क्लास दे रहे हैं। तो वो यही जज्बा जो है ना, अब बल्कि मैं तो अब सोच रहा हूँ कि इमदाद देने वालों की कमी नहीं है, अब तो इमदाद पहुँचाने वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम कर रहे हैं, इमदाद पहुँचा रहे हैं, जमा कर रहे हैं और पहुँचानी है, और तंजीमें लगी हुई। ये बड़े पैमाने पर और भी तंजीमों को सामने आना चाहिए और ऐसा नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है कि जिसके तहत ये इतने लोग जो इमदाद दे रहे हैं पूरे मुल्क में उन तक पहुंचाई जा सके और बर वक्त पहुंचाई जा सके। कहीं ये हम इकट्ठे ही ना करते रह जाएं कि इमदाद इकट्ठी हो रही है और उन तक पहुंचने में इतनी देर लगा दी जाए पहुंचाने में कि वो बेचारे कहीं जहाँ से न जाते रहें। तो फौरी इमदाद पहुंचाने की ज़रूरत है, यानी लोग दें और उसको फौरी तौर पर पहुंचाया जाए। दोनों मराहल बड़ी तेज़ी के साथ तय करने की ज़रूरत है। और फिर ये एक बात है कि जो अभी तक इमदाद नहीं कर सके उनके लिए भी मैसेज है कि ये इमदाद जो है ये अभी उनको 10, 15, 20 दिन के लिए नहीं चाहिए। वो अभी पानी उतरना है, अभी हालात नॉर्मल होने में कई माह लग जाएंगे, तो उनको अगले 5, 7, 10 माह के लिए इमदाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इमदाद का सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। जिन्होंने इमदाद कर दी वो दोबारा करना चाहें तो भी करें, जो नहीं अभी तक कर सके वो ये ना समझे कि हम लेट हो गए हैं। ये अभी उनको ज़रूरत पड़नी है, ये सिलसिला चलना है। अभी वो प्लानिंग करें, अगर जो नहीं कर सके उनको दें, जो फौरी नहीं दे सके तनख्वाह का वेट कर रहे होते हैं बाज़ लोग, फिर मैनेज कर रहे होते हैं कि हम हमारे बाज़ के पास 20 सूट है, वो कहते हैं चलो हम 10 निकाल देते हैं, 10 हेल्प कर दो। यही होता है ना जी, मेरे पास जो है मैं आधा आधा कर देता हूँ, चौथा हिस्सा दे देता हूँ, 10वां हिस्सा दे देता हूँ। तो ये जिस शक्ल में भी आप कर सकते हैं करें, क्योंकि हर शक्ल की ज़रूरत, हर शक्ल में मदद की ज़रूरत है। सर एक सैलरी पर्सन के लिए ऑब्वियसली आई थिंक आजकल कुछ हालात भी मुल्क के इस तरह के रहे हैं इन द पास्ट, थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना चीज़ों को, लेकिन एक सैलरी पर्सन को क्या एडवाइस देंगे, किस तरह से मैनेज करें? बिकॉज आई डू नो कि बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो कि करना चाहते हैं, मतलब इस वक्त वो चाहते हैं कि वो कुछ कर सकते हो, लेकिन वसाइल इस तरह के नहीं होते। तो क्या मंथली कुछ सेव कर लें, 2-3 महीने सेव करके दे दें? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि सेव ना करें, साथ साथ दे दें, साथ साथ दे दें वो, क्योंकि अभी भी ज़रूरत है, अगले महीने भी ज़रूरत होगी, हर महीने ज़रूरत पड़ेगी। आप ज़ाहिर है महंगाई जितनी ज़्यादा है, लोग बेचारे खुद बहुत पिसे हुए हैं, बहुत सारे तबकात जो हैं, ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास होती है जो, वो बड़ी प्रॉब्लम में होती है, तो वो नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज़ हम करते हैं कि हम कुछ इन दिनों जो इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन पर हम कितना कुछ लगा देते हैं और बेख्याली में हमको, आप कभी बिल देखिएगा, कहीं 10,000 का खाना खा लिया, 5,000 का वो फंक्शन में उड़ा दिए, कोई सालगिरह आई तो उस पर इतने पैसे लगा दिए। तो आप ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, एक लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट है कि मदद शायद हज़ारों की तादाद में जो आप कर सकते हैं कि 10,000 है, 5,000 वही करना। जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो 10 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे, 50 रुपये दे दे। आप देखें जब पूरे मुल्क से या जहाँ जहाँ भी इतनी बड़ी तादाद जो बची हुई है, अब जब हर फर्द 10-10, 20-20, 50 रुपये देने लगेगा ना, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना करोड़ों में, तो वो अरबों रुपये बन जाते हैं। आपके लिए वो 10 या 50 या 100 रुपये हैं। 100 रुपये जब 1 करोड़ बंदा 100 दे दे तो वो 10 अरब रुपये बन जाते हैं। सिर्फ 100 रुपये देने से 10 अरब रुपये बन जाते हैं। तो इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके जितना भी दे सकते हैं
देते जाएं। आज आपने दे दिया 100 रुपये दे दिए, और फिर ख्याल आया फिर 50 रुपये दे दिए। ये कितनी खूबसूरत बात है कि छोटी छोटी एफर्ट्स, यानी कि 10 रुपए कहीं, 50 रुपए कहीं, 100 रुपए, और जब आप उनको कलेक्टिवली देखते हैं तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, अरबों रुपये बन जाते हैं। अरबों रुपए बन जाते हैं। तो ये इमदाद तो मतलब अगर 5 करोड़ या 20 करोड़ अभी 3 करोड़ अगर इफेक्ट हुए हैं, 3.5 करोड़ लोग, तो बाकी जो बचे हैं अब भी तो 17-18 करोड़ है ना, 16-17 करोड़ लोग। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा मेरे साथ। वेलकम बैक। सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आज करंट सूरत हाल के हवाले से, और कोशिश है कि ना सिर्फ अवेयरनेस जनरेट करें बट ऑल्सो ये जज्बा जो कि इस वक्त हमारी पूरी कौम में होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे की साथ देने का, और बगैर किसी भी डिफरेंस के इस वक्त ये नहीं सोचना कि कौन कहाँ है, कौन किस क्लास से बिलोंग करता है, किस इलाके से बिलोंग करता है, कौन किस प्रोविंस से बिलोंग करता है। इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि किस तरह से ये हमारा भी टेस्ट है और उनका भी टेस्ट है और कई दफ़ा बात करते हुए बल्कि दिल भारी हो जाता है और दिल भर आता है। लेकिन इस वक्त में कुछ ऐसे लोग भी सामने आए, कुछ ऐसे जज्बात भी सामने आए जिन्होंने हम सबको हैरान करके रख दिया, और कुछ इस तरह के लोग जिन्होंने अपने से बढ़कर, अपनी हैसियत से बढ़कर, अपने ओहदे से बढ़कर कोशिश की कि वो जितना हो सकता है ना सिर्फ साथ दे लेकिन अपनी जान पर कई दफ़ा खेल कर दूसरों को बचाने की कोशिश की। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने देखी जिसमें एक बाप अपने 2 बच्चों को बचाकर फ्लड में से निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर हमने एक ऑफिसर देखी जिन्होंने अपने पूरे शहर में घर घर जाकर लोगों को कहा कि अभी पता चल गया था कि किसी भी वक्त पानी आ सकता है, पानी पहुंच जाएगा, लोग नहीं जा रहे थे तो उन्होंने घर घर जाके लोगों को निकाला अपने घरों से। कुछ इस तरह के हीरोज हमें नजर आए जो कि एंड आई थिंक इसी वक्त में पता चलता है, मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कि कौन असल में आपके साथ है। और हमारे आर्मी ऑफिशियल्स को भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी जान रिस्क कर कर उन इलाकों में ना सिर्फ उन्होंने इमदाद वो पहुंचा रहे हैं अभी भी, और रेस्क्यू मिशंस और ऑपरेशंस जो कि उन्होंने अंजाम दिए। आई थिंक ये जज्बा और ये जोश, ये करेज, ये हिम्मत, ये अल्लाह ताला हम सब में शायद डालते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में उसको इस तरह के वक्त में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कहूँगा, अभी मैं उस तरफ आता हूँ, आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, इसके पीछे प्रोड्यूसर भी होगा कोई, पीछे आर भाई बैठे हैं, बाकी पैनल पे लोग और बैठे हैं, कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं बैठा हूँ आपके सामने, सिटी 41 एक चैनल, एक उसकी टीम, पूरा अदारा, हम एफर्ट कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस शक्ल में मदद की ज़रूरत है, कितने बड़े पैमाने पर मदद की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग हमारी गुफ्तगू से वो जो पैगाम हम देना चाह रहे हैं वो समझ लेते हैं और वो मदद करते हैं तो हमने अपने हिस्से की शमع जला दी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वो जो ऑफिसर जो घर घर जाके दरवाज़ा खटखटा के लोगों को खबरदार कर रही है कि निकलो, सैलाब आ रहा है, तुम्हारी जानें खतरे में है, और ज़बरदस्ती छड़ी के साथ भी निकाल रही कि निकलो निकलो, उसने कितनी जानें बचाई हों, उसने अपने हिस्से की शमع जला दी। और जो भी कोई जहाँ जहाँ भी है वो दूसरे की तरफ ना देखे। देखें, किसी बड़े इनकलाब का इंतज़ार करने की बजाय अपने हिस्से की शमع जलाएं। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, हम अपने हिस्से की शमع जलाते जाते। तो हम रोना ना रोएं, ये ऐसे होता है, फलां होता है, फलां खा जाते हैं, फलां हो जाता है, कुछ भी। आपका फ़र्ज़ है, आपका ज़मीर ज़िंदा है, आप पे अल्लाह ने ज़िम्मेदारी डाली है, वैसीयत इंसान आपकी ज़िम्मेदारी है कि प्रोएक्टिव अप्रोच के ज़रिए आगे बढ़ें, अपने अपने हिस्से का रोल अदा करें, इनिशिएटिव लें, जैसे सिटी 41 ले रहा है, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन ले रही है, जैसे और बहुत सारे अदारे कर रहे हैं।
हम अपने तय कोशिश करें, आप लोग भी निकलें, शहरी निकलें, शहरियों को आगे बढ़कर अपना रोल अदा करना चाहिए। इस वक्त जो मुझे सियासी जमातों से थोड़ा सा गिला है बाज़, लेकिन जैसे जमात इस्लामी अगर कर रही है तो बहुत सारी और जमात, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सा हर जमात को करना चाहिए। अगर कल इन्होंने वोट के लिए उन्हीं के दरवाज़ों पे जाना है, खटखटाना है, उन्होंने कहा हम आपके दुख दर्द में शरीक होंगे, हमें आपसे बड़ी हमदर्दी है। इन सियासी जमातों का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में होता है। ये बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि इस मरहले पे किस तरीके से इमदाद पहुँचाई जाए। तो तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें, तमाम सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको आगे बढ़कर अपना रोल अदा करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, लोगों को आज खुद भी कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपने अपने हिस्से की शमा जलाते हुए इस मुश्किल घड़ी में सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। वो हमारे बहन भाई हैं, उनमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, अच्छे भले खाते पीते घराने उजड़ कर रह गए, सब कुछ बर्बाद हो गया उनका। तो बहुत ज़रूरी है ये वक्ती मदद की नहीं, मुस्तकिल मदद की है। कम से कम 8-10 माह उनको चाहिए। बाद तो वो तो कह रहे हैं कि कई साल लग जाएंगे बहाली के वर्क में, काम में, लेकिन चले कम से कम 1 साल तो उनको अमदाद प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ना। सर इस वक्त आई थिंक जिस तरह आपने कहा कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और सिर्फ कोई छोटा क्राइसिस नहीं है, इसमें अभी तो हमारे पास कोई नंबर्स और फिगर्स रिपोर्ट होने वाले सूरत हाल ही नहीं। ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि पानी अभी वापस जाना शुरू होगा तो पता चलना शुरू होगा कि ना सिर्फ डैमेज कितना है और कितनी जानें, बिकॉज इस वक्त तो लोग इतने सेपरेटेड हैं और कोई अंदाज़ा नहीं है इस वक्त कि इसकी फुल एक्सटेंट क्या है। अभी सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट है और जैसे जैसे ये फुल इसका नज़र आने लगेगा तो आई थिंक ये हम सब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाएगी और हमारी जिम्मेदारी होगी उस वक्त कि हम जो कर सकते हैं वो करें और सिर्फ आज नहीं करें और कल भूल जाएं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर लगा के ना भूल जाएं, एक फेसबुक के टैग को लगा कर ना भूल जाएं, बल्कि इसको अपने साथ हर कदम पर लेकर चलें और आगे चलकर कुछ ऐसी चीज़ें भी करें जिनके बारे में हम ना भी बात करें तो बेहतर रहेगा। बल्कि कई दफ़ा बता देते हैं और वो बताने के लिए किया जाता है, तो नीयत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये वो मरहला है जहाँ अगर आप इमदाद दिखा कर भी करते हैं तो कोई हद नहीं, मोटिवेशन होगी लोगों की। अगर आप एलानिया इमदाद कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, बात नीयत की है। अगर आप इस नीयत से सारा कुछ कर रहे हैं कि हम इतने ट्रक भेज रहे हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो इससे बाकियों को मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि यार कितने लोग कितने बड़े पैमाने पर इमदाद कर रहे हैं। हो सकता है उससे कोई और मोटिवेट हो। यस यस यस, मैं ज़िंदगी में सच्ची बात बताऊं कि मैंने कुछ ज़िंदगी में एक डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैंने एक अच्छा काम शुरू किया तो मोटिवेशन कहीं से मिली थी मुझे। एक जर्नलिस्ट भाई ने बताया था, अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, उसने कहा जी मैं ऐसे करता हूँ हर माह, तो मुझे वो उसका इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि यार हो सकता है मैं कुछ करता रहता, लेकिन जिस तरह से उसने बताया और जो कुछ वो करता है मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैं उसी वक्त से मैंने तय कर लिया कि यार मैंने भी करना है। सर आई थिंक इस वक्त जर्नलिस्ट और मीडिया की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू राइट बाय एवरीबडी जो इम्पैक्ट हुआ है, जो इफ़ेक्ट हुआ है। आप क्या एडवाइस देंगे, कहाँ पर आपको लगता है कि जर्नलिस्ट, मीडिया इन जनरल क्या रोल प्ले करना चाहिए और कहाँ पे इन द पास्ट अगर आप देखें कि कहीं पर अगर कोई गलती हुई हो मीडिया से, और क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है? फातिमा, सबसे बड़ी बात यह कि मैं जैसे कहा कि अपने हिस्से की शमा जलाएं, आप नेगेटिविटी से निकल जाएं। मीडिया को इस वक्त नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए उसमें, इस इशू को लेकर। जो कोई जिस शक्ल में मदद कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करें और लोगों को मोटिवेट करें कि वो इमदाद का ये सिलसिला जारी रखें, क्योंकि उनको इमदाद की ज़रूरत है, आपके लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपकी तनकीद की ज़रूरत नहीं है। आपकी तनकीद से अगर कोई डिस्करेज होता होगा तो फिर वो आप समझ लें कि आपने नुकसान कर दिया। आपकी मोटिवेशन से अगर लोग मोटिवेट हुए, मोटिवेट करने से, तो आपने हिस्सा डाल दिया। देखें, इनकलाब भी जब आता है ना,
अमली इनकलाब से पहले जहनी और फिक्री इनकलाब आता है, लोगों के जहन बदलते हैं। तो जो जहन बदलना है ना कि यार नहीं मैंने करना है कुछ, मैं अपने बहन भाइयों के इस हालत में नहीं छोड़ूंगा, तो वो जोश जज्बा और पैशन वो आपसे बहुत कुछ करवा देता है, बजाय इसके कि नॉर्मल हालात में हल्का फुल्का आप करो। एक पैशन जो है ना वो करवाता है, और पैशन आता है यहां सोच बदलने से। आपको कोई चीज हिट करे, क्लिक करे, वो चीज जो भी बेदार करेगा वो हीरो है। वो एक एंकर भी हीरो हो सकता है। आप कर रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश जो हमारी है ये बहुत ज़रूरी है, और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हम अपनी गुफ्तगू में जहाँ कहीं बैठते हैं, टीचर्स अपने क्लासरूम में, मौलवी साहब अपने मदरसे में, माँ अपने बच्चों को, सरकारी मुलाजिम अपने दफातर में, जो जहाँ है शायर और अदीब और दानिशवर अपनी गुफ्तगू में, अपनी शायरी में इस चीज़ को मौजू बनाएं। तो इस सब तरफ जब यही बात हो रही हो सोसाइटी में, तो फिर वो एक फ़ज़ा बनती है जिसमें आके आप जो चाहें अचीव कर सकते हैं। एंड आई थिंक इस वक्त मीडिया का एंड जर्नलिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह आपने कहा कि अगर एक शख्स की सोच भी हमारी इस गुफ्तगू से बदल जाए, तब्दील हो जाए, या उसका ध्यान इस तरफ आ जाए, तो वही आई थिंक हमारा मकसद वहाँ पूरा हो जाता है। और कोशिश होगी कि ना सिर्फ एक शख्स लेकिन जितने लोग हो सकते हैं उनको मोटिवेट करें, इस वक्त में एक दूसरे का साथ दें, उनकी मदद करें, जितने वसाइल हैं जो कर सकते हैं करने की कोशिश। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारे फर्स्ट हाफ में हमारी कोशिश रही कि फ्लड के हवाले से बात करें और किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं डेफिनेटली लोगों की मदद करने की। आगे बढ़ते हुए हमारी हमेशा ये भी कोशिश रही है, हमारी प्लेटफॉर्म की हमेशा कोशिश रही है कि स्पोर्ट्स के हवाले से इनकरेज करें लोगों को, जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं फैसलाबाद शहर से, उनको आपके सामने भी लेकर आए। आज भी हमारी यही कोशिश होगी। बात करेंगे इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट के हवाले से, और ऑफकोर्स आपको पता है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उस तरह से अभी भी डिसेबिलिटी पर काम हो रहा है लाजमी तौर पे, लेकिन ऑफकोर्स चीज़ों को बहुत बेहतर किया जा सकता है। अगर हम मेन स्ट्रीम क्रिकेट की बात करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं व्हील चेयर क्रिकेट के साथ, तो ऑफकोर्स काफ़ी सारी चीज़ों में, चाहे वो फंडिंग के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से हो, इंकरेजमेंट के हवाले से हो, अभी भी अवेयरनेस में कहीं ना कहीं कमी बाकी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम अपने सब प्लेयर्स को इक्वली सपोर्ट करते हैं और आप लोगों को इंकरेज करते हैं। अगर आप में टैलेंट है, पैशन है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपको रोक सकती हो। आज हमारे साथ इसी तरह के एक बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल मौजूद हैं और वो इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट में खेल भी चुके हैं। मोहम्मद मोहित तारिक हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान टीम जो कि इस बार एशियन चैंपियन रही है उसमें आप खेलते हैं। मैं चाहूँगी अगर आप हमारी ऑडियंस को व्हील चेयर क्रिकेट के हवाले से भी बताएं, आपका जो प्रोफेशनल करियर रहा है उसके सक्सेसेस के बारे में भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मोहित तारिक है और मैं पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट प्लेयर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एशियन चैम्पियन का हमने मेडल अपने नाम किया है। 2019 में फर्स्ट एशिया कप हुआ था व्हील चेयर क्रिकेट का। तो हमारा क्रिकेट का सफ़र जो है 2011 से स्टार्ट हुआ था। व्हील चेयर क्रिकेट पे काम तो जा रहा था, पर प्रोफेशनल जो मैचेस स्टार्ट हुए थे वो 2011 में हुए थे, और मेरा सफ़र जो क्रिकेट का वो 2012 में फैसलाबाद से ही हुआ था। सईद अजमल साहब ने यहाँ पे अकेडमी बनाई थी, तो उसमें पहला मैं व्हील चेयर क्रिकेट प्लेयर था जो 5000 प्लेयर्स में ट्रायल देने के लिए आया था। वहाँ से मेरा क्रिकेट का आगाज़ हुआ। सईद साहब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, और हमारी व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल ने हमें सपोर्ट किया। मुख्तलिफ हमारे डोमेस्टिक इवेंट चलते रहते हैं जिसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है, नेशनल चैम्पियनशिप्स हैं, T20 चैम्पियनशिप है, पंजाब चैम्पियनशिप, सिंध चैम्पियनशिप, इस तरह की चैम्पियनशिप्स चलती हैं हमारी। तो डोमेस्टिक से हमारा स्टार्ट हुआ। फिर 2019 में मेरा पाकिस्तान के लिए नाम आया, मैं कैंप में गया, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पहला जो सबसे मेमोरेबल मैच रहा हो आपके करियर में? वो 2019 में मेरा पहला डेब्यू था पंजाब चैम्पियनशिप में। सरगोदा क्रिकेट की तरफ से मैं खेला था पहला मैच अपना लाहौर के खिलाफ। वहाँ से मेरा क्रिकेट का आगाज़ हुआ। उसके बाद मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेली, फैसलाबाद में हुई थी वो।
जो सबसे टेंस मोमेंट रहा और आपको लगा हो कि पता नहीं ये मैच हम जीत पाएंगे या नहीं, और उस मोमेंट पे किस तरह से अपने आप को काम डाउन करते हैं और क्या सोचते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं? वो सबसे जो मोमेंटेबल मैच था हमारा, वो था पाकिस्तान इंडिया का फाइनल मैच अगेंस्ट, हमें 18 बॉल्स पे जिसमें आप लोग जीते भी हैं, मैं ये भी बताती थी। वो मैच हम जीते थे। उसमें सब उम्मीद हाथ छोड़ चुके थे कि पाकिस्तान ये मैच लूज कर चुका है, क्योंकि हमें 18 बॉल पे 52 रन चाहिए थे। वो हमारे बैट्समैन थे लतीफ़ डीजी खान से, वो बैटिंग पे थे। उन्होंने हमें एक ही बात कर रहा था लतीफ़, सिर्फ आप मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं स्कोर पूरा करूँगा। अच्छा, एंड एक दूसरे को आई थिंक टीम स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके टीम मेट्स का सपोर्ट होता है आपके लिए, और डेफिनेटली ये पता होना कि अच्छा जी कोई बात नहीं, इट्स फाइन, अगर हार जीत चलती रहती है किसी भी मैच, हार जीत तो गेम का एक पार्ट है, एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। अच्छा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमेशा मुझे बड़ा इम्प्रेस करता है, बड़ा इंट्रीग करता है, बिकॉज आई डू फील लाइक कि ये आपको आपकी जो बाकी ज़िंदगी है उसमें भी अगर आप देखें तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो हमेशा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, बिल्कुल ऐसे फेलियर से नहीं डरते। तो ये किस तरह से आप अपने अंदर पैदा करते हैं कि हारें या जीतें, उसी लगन, उसी मेहनत के साथ हर दफ़ा आप लोग ग्राउंड में उतरते हो? हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसी में हमें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि हार जीत मैटर नहीं करती, आपने अपनी फिटनेस दिखानी है, आपने अपना आप दिखाना है कि हम ये कर सकते हैं। और आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर जैसा आपने मेंशन किया कि 2011-2012 से आप तकरीबन खेल रहे हैं, तो किस तरह से आगाज़ हुआ जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की? कितना टाइम पीरियड ट्रेनिंग के अंदर लगा? किस तरह की ट्रेनिंग सेशंस थे? 2009 में मैंने स्पेशल एजुकेशन सेंटर में एडमिशन लिया था, वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स का आगाज़ हुआ था मेरे लाइफ का। और 2012 में पंजाब फेस्टिवल शबाशिर साहब ने करवाया था, उसमें फर्स्ट टाइम मेरा नेशनल इवेंट था वो मेरा। उसके अलावा छोटे इवेंट तो स्कूल लेवल के तो मैं खेल रहा था पहले, बच्चों के साथ बचपन से क्रिकेट का शौक़ था तो खेलते आ रहे थे। क्रिकेट की तरफ जो है वो बचपन से शौक़ था, शायद अफरीदी मेरा फेवरेट बैट्समैन था, तो उधर से फिर सईद भाई ने जब एकेडमी स्टार्ट की तो मैं उस वक्त लेबॉर्ट्री हाई स्कूल का स्टूडेंट था। सईद भाई ने ट्रायल्स कॉल की तो मैं ट्रायल्स देने गया, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि एक 5000 स्टूडेंट थे वहाँ पर नॉर्मल थे, मैं एक वाहद हैंडीकैप प्लेयर गया था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप भी आओ, हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। वहाँ से मेरा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ, नॉर्मल्स के साथ ट्रेनिंग करता रहा। सईद भाई ने खुद भी मुझे बॉलिंग की। मेरे लिए जो सबसे बड़ी एजाज़ की बात है कि मेरे उस्ताद सईद अजमल साहब ने मुझे खुद बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनकी बॉलिंग मुझे खेलने का मौका मिला। उधर रूटीन जैसे प्लेयर्स की ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, फिटनेस सेशन, बैटिंग बॉलिंग, वो सारा चलता रहा। इसी तरह हमारा भी सेशन चलते हैं। अभी 2019 में जब हम एशिया कप की ट्रेनिंग कर रहे थे उस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान टीम भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में थी। शादाब भाई भी वहाँ पे थे, फ़खर जमान था, तो उन्होंने भी हमें टिप्स दी अपने क्या टिप्स मिली? शादाब भाई को हम तो खुद कह रहे थे कि आप हमें बॉल करें, तो वो कह रहे थे यार मेरी बॉल आप कैसे खेलोगे। उनको हमने एक बात कही थी कि अगर आपकी यहाँ पे मुश्किल बॉल खेलेंगे तो वहाँ पे जाके इंडिया को हम इजी खेलेंगे। यानी कि फुल ऑन प्रैक्टिस में, फुल ऑन हम प्रैक्टिस में थे। बॉलिंग मशीन पे हमें प्रैक्टिस करवाई गई। अच्छा, बैटिंग प्रैक्टिस जो बॉलिंग मशीन पे करवाई गई उसकी 190 की स्पीड पे आ रही थी। और जब वहाँ पे व्हीलचेयर क्रिकेट में अभी तक जो हमारे पास वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है वो भी एजाज़ पाकिस्तान के पास है। वो हमारे डीजी खान अलीपुर से हैं, मोहम्मद फयाज, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, 120 की वो बॉल करते हैं। तो व्हीलचेयर में बॉल स्लो आता है ज़्यादा, तो जब फास्ट तेज़ बॉल खेला हो तो इजी होता है खेलने के लिए। अच्छा, व्हीलचेयर क्रिकेट में और रेगुलर क्रिकेट में क्या डिफरेंस है? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग अभी उस तरह से अवेयर नहीं हैं या मैचेस उस तरह से उन्होंने देखे नहीं है, तो आप अगर थोड़ा सा बताएं कैसे? व्हीलचेयर क्रिकेट में और नॉर्मल क्रिकेट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो हम सिर्फ बैठ के खेल रहे हैं, वो खड़े होके खेल रहे हैं। अच्छा, और बाकी रूल्स रेगुलेशन सब सेम है। अच्छा, एलपीडब्ल्यू भी हमारा वैसे ही होता है, कैच आउट, स्टंप, विकेट, वैसे सब सेम। अच्छा, और नंबर ऑफ प्लेयर्स भी सेम होते हैं? अच्छा, सिर्फ यानी कि तकरीबन सब कुछ सेम है सिवाय एक एस्पेक्ट के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एसोसिएशंस की, गवर्नमेंट की, इदारों की, क्या आपको सपोर्ट मिलता है, फंडिंग मिलती है?
हमें फंडिंग जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से है। हमारी पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल है, उनकी सीईओ जो है हमारी मैम रुखसाना राजपूत, प्रेसिडेंट मोहम्मद ईशान साहब हैं कराची से। तो उनकी अंत तक दिन रात मेहनत है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को भी स्टेबल किया। और सबसे बड़ी हमारे लिए जो एजाज़ की बात है व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए, हम व्हीलचेयर यूज़र कहते हैं कि हमारी कौमी खेल क्रिकेट है। तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में व्हीलचेयर क्रिकेट का कंसेप्ट दिया। व्हीलचेयर क्रिकेट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में खेली गई थी और उसके बाद इसको पिक किया गया। उसके बाद इसको पिक किया गया। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मुख्तलिफ टीम्स आई। और अभी जो हम पूरी दुनिया में रूल्स बनते हैं वो 70% पाकिस्तान के बनाए होते हैं, 30% जो हैं वो मुशावरत होती है बाकी टीम के साथ। आपके बॉडी ख्याल में सबसे टफेस्ट कंपेटिटर या कंपेटिटिव टीम अभी तक इंडिया है। इंडिया है? तो यानी कि नॉर्मल क्रिकेट में भी और यहाँ पर भी इंडिया के साथ मुकाबला हमेशा इंडिया के बड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। बिल्कुल, जिस बहुत तरह ज़्यादा से इमोशनल होते हैं। अच्छा, क्या महसूस हो रहा था जब आप मैच हो इंडिया के साथ या जो एशियन चैंपियनशिप रही, क्या एहसास दोनों तरफ थे? से अपने मुल्क के लिए नारेबाजी हो रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वहाँ से इंडिया के नारे लग रहे थे। और पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी ताकत जो है कलमे की ताकत है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और वहाँ पे हम नेपाल में खेल रहे थे एशिया कप, और वहाँ पे तमाम भी गैर मुस्लिम थे। हम्म, और वो ज़्यादा इंडियन स्पोर्ट थी वहाँ पे। ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान के कम सपोर्टर्स नजर आया। वहाँ पे स्पोर्ट पाकिस्तान की भी थी, पर गैर मुस्लिम उनको फिर अपनी होती है। मुसलमान हो तो वो ज़ाहिर बात है मुसलमान को सपोर्ट करेगा। आपके कोई ट्रेनर या उस्ताद जिन्होंने आपको कोई बात कही हो जो आपने हमेशा अपने साथ रखी है? मेरे ट्रेनर सईद साहब ने हमें एक ही बात समझाई थी, बेटा जो भी है आपने कूल डाउन रह के खेलना है। हार जीत गेम का हिस्सा है। आप लोगों ने खेलते हुए सिर्फ अपना माइंड कूल डाउन रखना है, गेम पे फोकस करना है। एंड आई थिंक हमेशा हर किसी की लाइफ में एक पर्सनल जर्नी रहती है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने बारे में भी और ज़िंदगी के बारे में भी ओवरऑल। आपके लिए ऑन अ पर्सनल लेवल वो कौन सा लम्हा रहा या वो कौन सा लेसन रहा जो आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट रहा आपके? इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में जो है मेरे पेरेंट्स ने जितनी मेरे पे मेहनत की है, आज मैं जिस मुकाम पे बैठा हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। उन्होंने अपनी 90% मेरे बाद अपनी ज़िंदगी 90% मेरे पे लगा दी है दोनों पेरेंट्स ने। अगर वो मेरे पे इतना टाइम ना लगाते तो शायद मैं आज इस मुकाम पे या इस जगह पे ना बैठा होता। मेरे इलाज पे, मेरी ट्रेनिंग पे, मेरी वालदा मेरी क्रिकेट से मेरा थोड़ा सा खिलाफ थी, उनको क्रिकेट पसंद नहीं थी, पर जब मैं एशिया कप खेल रहा था सबसे पहले वो मैच देखती थी। लेकिन वैसे कहती थी कि मुझे नहीं पसंद। वो मुझे भी मना करती थी, छोड़ो क्या किस काम में लगे हुए। पर जब मैं एशिया कप खेलने के लिए गया हूँ जिस दिन, उस दिन भी मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी ट्रैवलिंग टाइम पे, तो मुझे छोड़ो दफ़ा करो। मैंने कहा नहीं, मैंने इस इवेंट के लिए मेहनत किया, मुझे दवाएं दे के भेजा। और हमारा सुबह 12 बजे दोपहर मैच होता था और 11 बजे जो है वो चैनल ऑन करके बैठी होती थी कि मेरे बेटे का मैच है। मैच से पहले? मैच से पहले। और इवेंट पे सबसे मैच ख़त्म होने अभी लास्ट बॉल होता था और मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाता था मुबारकबाद का। मुझे लगता है वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत शायद ही दुनिया में कोई आपसे कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। उनका सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? अगर मेरे वालिदैन का सपोर्ट ना होता तो शायद मैं आज क्रिकेट नहीं खेल पाता। उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो शायद अगर उनका बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहता है? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, क्या कहेंगे? मैं सब पेरेंट्स से एक ही बात कहूँगा कि जो बच्चे का पैशन है उसको करने दें। और 90% जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनको पेरेंट्स स्पोर्ट्स में आने से रोकते हैं। आपको क्यों लगता है वैसे रोकते हैं, क्यों रोकते हैं?
उनको एक दिल में डर होता है कि बच्चे को चोट लग जाएगी, वो ये पहले हैंडीकैप है, जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा इसके साथ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूमता हूँ, मैं अकेला घूमता हूँ, मैं कराची पाकिस्तान पूरा घूमता हूँ, अकेला घूमता हूँ। मैं यहाँ से कराची तक अकेला सफ़र करता हूँ, एबटाबाद, हैदराबाद, जिधर भी होता है इवेंट मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ। पूरा फैसलाबाद में सारा दिन मैं घूमता हूँ। अभी फ्लड जो पाकिस्तान के करंट सिचुएशन है, पूरा आधा पाकिस्तान हमारा पानी में डूबा हुआ है, उसके लिए हम कोशियाँ कर रहे हैं। आज मैं अपना कैंप लगा रहा हूँ मसाकुल माल के पास। हम ग्रांट पहले भेज भी चुके हैं सब दोस्त मिलके, अभी आज से हम कैंप का आगाज़ भी कर रहे हैं। तो अगर मोहित ये काम कर सकता है तो बाकी बच्चे क्यों नहीं ये काम कर सकते। एंड आई डू फील लाइक आपने एक एग्जांपल सेट की है फॉर अ लॉट ऑफ किड्स आउट देयर जो कि समझते हैं कि शायद हम अपनी डिसेबिलिटीज़ की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, या शायद हम और आई डू फील लाइक कि शायद एक सोशल डिलेमा भी है कि आपको कहा जाता है कि आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो आपने एक एग्जांपल सेट किया बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए कि आप जो चाहें ज़िंदगी में कर सकते। 2019 से पहले हमें वो हाइप नहीं थी, 2019 के बाद भी वो इतनी हाइप नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी, पर वो कुछ हद तक हमें हाइप मिली। वो 2019 से पहले जो हमें लोग देख के एक बुरी नज़र से देखते थे, भिखारी की नज़र से देखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब एशियन चैम्पियंस कह के बुलाते हैं। जो प्लेयर्स कुछ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल रहा है ना, व्हीलचेयर क्रिकेट पे डोमेस्टिक खेल रहा है, उसको भी एक इज्जत की निगाह से देखते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक किसी भी स्पोर्ट के अंदर कि आप एक अवेयरनेस भी जनरेट हो पब्लिक के अंदर और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपको मिल सकता हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट डज मैटर। एंड जितना अगेन आई थिंक इट्स अ प्रोसेस और वक्त लगता है अवेयरनेस जनरेट होने में एंड उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट होने में। आपको लगता है कि किस तरह की हर्डल्स इस वक्त मौजूद हैं उन लोगों के लिए जो नया अभी सोच रहे हैं कि अच्छा हम इस तरफ हम सबसे जो मेन हर्डल है वो मैंने आपको बताइए पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं आने देते, घर से नहीं निकालते। और सबसे बड़ी बात जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है वो फाइनेंस है। पेरेंट्स की भी कोशिश होती है, वो हम किसी से, मैं तो फैसलाबाद को लीड कर रहा हूँ, फैसलाबाद टीम का मैं कैप्टन भी हूँ और फैसलाबाद डिवीज़न का मैं इंचार्ज भी हूँ। तो पेरेंट्स से बात होती है तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि मिलेगा क्या बच्चे को। एंड आई डू थिंक ये एक वैलिड कंसर्न है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आज व्हील चेयर क्रिकेट के हवाले से और हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले बिल्कुल हम फाइनेंसेस के हवाले से बात कर रहे थे। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में जाने से पहले आई डू थिंक वो एक कंसिडरेशन रहती है। क्या आपको लगता है कि व्हील चेयर क्रिकेट में अपना नाम बनाना, एक ऐसी पोजीशन बनाना जहां पर आप फाइनेंशियली सिक्योर हों, आज मुश्किल है पाकिस्तान में? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत मुश्किल है क्रिकेट में आके। अभी जैसे कि पहले तो खान साहब ने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए थे, मियाँ साहब ने अभी थोड़े 3-4 दिन पहले ऐलान किया दोबारा ऑन करने का। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये भी अपील करूँगा कि जैसे आप नॉर्मल्स के डिपार्टमेंट चला रहे हैं, व्हील चेयर प्लेयर को भी डिपार्टमेंट है। व्हील चेयर प्लेयर भी उतने ही मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आ रहे हैं जितने दूसरी टीम्स लेके आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा जो हमारे पास, हमारी व्हील चेयर क्रिकेट के पास है, एजाज़ की बात है हमारे लिए, हमारी टीम अभी तक अनबीटेबल है। हम अभी तक कोई सीरीज़ हार के वापस नहीं आए। 2015 में नेपाल के खिलाफ सीरीज़ हुई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 3-0 से विन की। मलेशिया में इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ हुई, वो पाकिस्तान 2016 में, वो पाकिस्तान ने 2-1 से विन की। एशिया कप था, वो पाकिस्तान ने विन किया। तो अभी तक जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान टॉप नंबर 1 है। एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जब भी हम पाकिस्तान का नाम सुनते हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर तो आई थिंक हम सबका सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। और ये आप लोगों की मेहनत का कमाल है, आप लोगों के सैक्रिफाइसेस का कमाल है कि ये पाकिस्तान को एजाज़ मिलता है। एंड आई कांट
सपोर्ट दैट इनफ? और जब हम एसोसिएशंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, इदारों की बात करते हैं, क्या आपको लगता है ट्रेनिंग के हवाले से और अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के पास होनी चाहिए, जिस तरह से स्कूल में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उनको चांस मिलना चाहिए कि वो अगर टैलेंटेड है एक सर्टेन स्पोर्ट में तो वो आगे आ सकता है? बिल्कुल, हम टैलेंट हंट प्रोग्राम भी व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल जो हमारी मैम रक्साना राजपूत, वो डिफरेंट इवेंट करती रहती हैं, डोमेस्टिक इवेंट भी करवाती हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं हमारे। अभी गुजरांवाला में हमारा लास्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ है, तो इनमें हमारा डिफरेंट कैंप होते हैं, तो कैंप्स में भी नए प्लेयर्स को चांस दिया जाता है। हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने की वजह से हम उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे नॉर्मल क्रिकेट हो रही है। जैसे लाहौर के अंदर है, लाहौर के अंदर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हज़ारों बच्चों को चांस दिया जा रहा है, पर लाहौर के अंदर व्हीलचेयर क्रिकेट पे भी आए तो पाकिस्तान को हम ज़्यादा मेडल दे सकते हैं। लाहौर के अंदर ने 7 साल खेलने के बाद ट्रॉफी उठाई है। हम इंशाल्लाह, हमारे साथ लाहौर के अंदर काम करें, हम इंशाल्लाह हम लाहौर के अंदर को फर्स्ट इवेंट में ट्रॉफी दिलवा सकते हैं इंशाल्लाह। एंड आई रियली होप कि इस तरफ भी सोचना चाहिए एंड जितना हो सकता है व्हीलचेयर क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। आपने बात की कि किस तरह से पाकिस्तान इनफैक्ट ना सिर्फ अभी तक कोई भी चैम्पियनशिप हारा नहीं है, बल्कि इट्स वन ऑफ द फर्स्ट टीम्स। उस बारे में भी ज़रूर बताएं, किस तरह से जब टीम बनाने का आगाज़ हुआ, किस तरह की स्ट्रगल्स आपके सामने आए, किस तरह की हर्डल्स आपने पार की? हर्डल्स हमने इस तरह की पार की कि हमारे पास व्हीलचेयर्स भी नहीं थी। हमने आपस में एक दूसरे से व्हीलचेयर मांग के पहली दफ़ा मैच खेला, कभी उससे व्हीलचेयर मांगो, कभी उससे व्हीलचेयर मांगो। अभी भी पाकिस्तान में ये हालात हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। अभी भी व्हीलचेयर्स का सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में। प्लेयर्स के पास अच्छी व्हीलचेयर्स अभी भी मौजूद नहीं है। दूसरी टीम्स के पास बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, इंडिया है, उनके पास 3-3, 4-4 लाख रुपए की व्हीलचेयर्स हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स वही 10-12 हज़ार की व्हीलचेयर पे जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, उनको व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करें, बाकी सामान प्लेयर्स को प्रोवाइड करें। हमें ग्राउंड्स का इशू आता है, फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह सईद भाई की ग्राउंड हमारे लिए अवेलेबल होती है, पर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि व्हीलचेयर चलेगी तो ग्राउंड ख़राब होगा। तो यानी कि कहीं पर भी आपने कभी कोशिश की है बातचीत करने की इस हवाले से, या एसोसिएशंस तक, गवर्नमेंट तक के मैसेज पहुंचाने की कि आप हमें बेहतर कंडीशंस दें, आप हमें बेहतर? हमारी काउंसिल जो है डिफरेंट मीटिंग करती रहती है, खान साहब के पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स कम आता है। खान साहब के पास भी हमारे लेटर्स किए, सारा कुछ हुआ। ये देखें कि हम एशियन चैंपियन होकर आए, इंडिया को हमने बीट किया, और पाकिस्तान जब वापस आए तो हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म खुद क्रिकेटर थे, उन्होंने हमें मिलने से भी इनकार कर दिया। वो मिले नहीं हमें। 3-3.5 साल वो गवर्नमेंट में रहे उन्होंने। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए उनके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम नहीं था। एंड आई डू थिंक कि आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने टैलेंटेड हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल स्टेज पे रोशन कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग जो कि होना चाहिए, और ना सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट और इन द पास्ट, बल्कि इनफैक्ट हर तरह से आई थिंक आप लोगों का जो टैलेंट है उसको आगे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और आप लोग जो काम कर रहे हैं इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने सैक्रिफाइसेस दे रहे हैं। हमारे साथ एक और बहुत ख़ास मेहमान अब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। अली रज़ा आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। और अली रज़ा, जिस तरह से मोहित से बात हो रही थी, इंटरनेशनल अगर व्हीलचेयर क्रिकेट की हम बात करते हैं, इट्स रिलेटिवली न्यू इन टर्म्स ऑफ कि लोगों को पता नहीं है, लोग उतने अवेयर नहीं हैं। और मैं मोहित से भी यही बात करती कि किस तरह से मुख्तलिफ है अगर हम ट्रेडिशनल क्रिकेट से कंपैरिजन करते हैं, किस तरह की हर्डल्स, किस तरह की रुकावटें इनके सामने आई हैं। एंड अनबीटेड चैम्पियंस हैं ये, अभी तक कोई भी जो चैम्पियनशिप रही है उसमें हारे नहीं, फिर भी उस तरह से प्रमोशन नहीं किया जा रहा, उस तरह से इनकरेज नहीं किया जा रहा जैसे करना चाहिए। तो फातिमा, इसमें सबसे मुझे दुख की बात ये लगती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और मुख्तलिफ
जो महकमे हैं, जब कोई बड़ा मैचेस हो रहे होते हैं तो उसके लिए खुद जो है वो अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो फिर साथ में लिख दिया जाता है कि मुखय्यर हजरात जो हैं वो इनकी, वो क्यों करें? मतलब अपने तौर पर तो सबको कहा जाता है कि जी वो करें, अपने तौर पर करते भी हैं। गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए बनी? गवर्नमेंट का काम है कि वो इनको सपोर्ट करे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्यों नहीं करता? इन्होंने बाहर जाना है, इनका मतलब आने जाने का खर्चा, टिकट, वो क्यों नहीं करते? उनकी जिम्मेदारी, उनको बाकायदा तौर पर सैलरी दी जाती है हुकूमत की जानब से, उनके अफसरान को उनकी ड्यूटी है, एक बजट दिया जाता है कि इस बजट में आपने ऐसी ऐसी कैटेगरी और इन लोगों का ख्याल रखना है जो आउट ऑफ कंट्री जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अगर हम कहें कि जी हमारे ये जो प्लेयर हैं ये अच्छा नहीं खेलने वाले, या शायद ये गेम अच्छी ना कर पाएँ और वहाँ से हार के आ जाए, फिर तो ये बात बनती है कि आप इनको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये चैंपियन भी हैं, सबको हरा भी रहे हैं, इंडिया की टीम अच्छी खासी उनको सपोर्ट करती है, इंडिया की टीम को हरा रहे हैं और चैंपियन बन रहे हैं। उसके बावजूद अगर इनको सपोर्ट नहीं करें, फिर वही आ जाते हैं कि अपनी मदद आपके तहत ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो हमारी मदद की जाए, ताकि हम जो है किनके लिए कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। इन्होंने भी परचम पाकिस्तान का लहराना है, जिस मैदान में जाना है, जिस ग्राउंड में जाना है, जिस मुल्क में जाना है, वहां पे परचम पाकिस्तान लहराएगा। ये पाकिस्तान की तरफ से जाएंगे ना, तो हैरत की सिर्फ ये बात है कि गवर्नमेंट इनकी तरफ तवज्जो नहीं देती। अभी एथलीट्स में नदीम अरशद आए हैं, उनके जो प्रेसिडेंट एथलीट के, उनको बाकायदा तौर पर अवार्ड दिया है रिटायर अकरम साई साहब को। अच्छी बात है कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अच्छे अपने बच्चों को लेकर गए। लेकिन मैं समझता हूँ क्या ये पाकिस्तान का असासा नहीं है? क्या ये बच्चे जो ये खेल रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान से वाबस्ता नहीं है? इनको भी उतना ही प्रमोट करना चाहिए जितना दूसरों को कर रहे हैं। हम एक एक बॉल पर, एक एक चीज़ पर हम चेक कर रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसका ये करना है, पीसीबी अपना पूरा शेड्यूल देता है, तो हम इनके लिए क्यों नहीं करते? इनके लिए कैंप क्यों नहीं लगता? इनके लिए ना तो कैंप लगाया जाता है, ना इनको कोई चीज़ की प्रमोट, बस इनको ये होता है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ये होती है कि यार हमें जो है वो चेयर अच्छी मिल जाए। कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके पास चेयर नहीं है, जो ग्राउंड के लिए चाहिए वो चेयर ही नहीं है हमारे पास। तो आप उसके बावजूद, ये सबसे बड़ी बात है कि उसके बावजूद आप टक्कर दे रहे हैं बड़ी टीमों को और बड़ी टीमों को हरा रहे हैं। कितना जुनून होगा, कितना अच्छा आपका स्टाइल होगा, कितना जुनून होगा क्रिकेट का कि ये मैंने ये चीज़ करनी है, कितना टैलेंट होगा, बिकॉज आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास प्रॉपर कोई चीज़ें मौजूद नहीं है, फिर भी आप जाकर बड़ी से बड़ी टीमों को कंपटीशन दे रहे हैं। और स्पेशली अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं या इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमेशा बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस रहते हैं अली रज़ा। और आई डू थिंक कि वहाँ पर जहाँ पर एक तरफ हम इतने कम्पेटिटिव हो जाते हैं, वहाँ पर ना सिर्फ इन्होंने चैम्पियनशिप जीती है और फाइनल मैच में जो स्टोरी सुना रहे थे बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लग रही थी। आई थिंक एज पाकिस्तानीज हम सही में जैसे ही हम अपने कम्पेटिटर्स की बात करते हैं तो पता नहीं क्यों बड़े जज्बाती हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, भाई पाकिस्तानी है, क्यों हम थोड़ा बहुत तो बनता है हमारा। खैर, इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मच जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे व्हील चेयर क्रिकेट के हवाले से, जहां पर हम ट्रेडिशनल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, जिस जोश और जज्बे के साथ हम ट्रेडिशनल क्रिकेट प्लेयर से मोहब्बत करते हैं और जितना कम्पेटिटिव महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि उतना ही कम्पेटिटिव, उतना ही सपोर्ट, उतना ही जज्बा हमें व्हील चेयर क्रिकेट और व्हील चेयर क्रिकेटर्स के लिए भी होना चाहिए और उतनी मोहब्बत हमें अपने प्लेयर्स के साथ होनी चाहिए। अपनी बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, इदारों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, इनफैक्ट कई दफ़ा इवन पब्लिक में उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता। बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए मेहनत करते हैं, और उससे ज़्यादा बड़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। तो हम सबको फ़ख्र महसूस करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। अगर आप में वो जोश है, वो जज्बा है और आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको रोके। मोहित, आप बात कर रहे थे फ्लड रिलीफ के हवाले से कुछ एफर्ट्स जो कि आप पर्सनली अपनी बेसिस पे कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, क्या प्लान्स हैं, किस तरह से मदद करना चाहते हैं? हमारा प्लान जो है, अभी हमने 2.5 से 3 लाख रुपया हम भेज चुके हैं कैश की सूरत में। अभी परसों रात को हमने 100 पैट पानी का भिजवाया है
और अब हमारा जो प्लान है कि थोड़ा सा पानी कम हो रहा है इलाकों में, तो हम खुद सामान लेके अब जाएंगे, हमारी टीम उसमें मैं खुद भी जाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें कपड़े, खाने पीने का सामान, लेडीज़ बच्चों के लिए अद्वियात, ये चीज़ें हमारी टीम इस पे काम कर रही है। मुसाकुल माल के बाहर हम कैंप भी लगा रहे हैं आज। मेरी अपनी एसोसिएशन है मियाँ साबर गफूर फाउंडेशन के नाम से, उसका भी हम कैंप में लगा रहा हूँ। तो बाकी मुखैर हज़रात जो हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा आप इस काम में लगाएं, ताकि हमारा मुल्क जो है जो इस टाइम सूरत हाल है, हम 10 से 15 साल पीछे आ गए हैं जो हमारे मुल्क की कंडीशन पहले थी इकॉनमी की और अभी जो बन गई है। तो हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं अपने पाकिस्तान बहन भाइयों को, बच्चों को, हम करेंगे इंशाल्लाह। एंड ये सच में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम सबको यूनाइट होने की ज़रूरत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं या आप किसी भी जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हो पाकिस्तान में। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को यूनाइट होकर एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है और किसी और चीज़ की वजह से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान वैसे ही आई थिंक चैरिटी में हमेशा हम बहुत आगे रहे हैं और एक दूसरे की मदद करने में हम हमेशा बहुत आगे रहे। और आई थिंक ये वक्त है जो कि ना सिर्फ उन लोगों को टेस्ट कर रहा है जो कि इस कैटास्ट्रफी में एक्चुअली में इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये शायद हम सबके लिए भी एक टेस्ट है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम इसमें किस तरह से दूसरों की मदद करते हैं, हम किस तरह से इस वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। अली रज़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो हम स्पोर्ट्स पर्सनस की बात करते हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस की बात करते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या ओवरऑल, कि हम सबको यूनाइट होना है, हमें एक साथ होकर। और ये हमारा टेस्ट है, मुझे सच में लगता है कि ये सिर्फ ना उन लोगों का टेस्ट है बट हमारा भी टेस्ट है कि हम किस तरह से बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं, बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन किस पॉलिटिकल प्रेफरेंस या लॉयल्टीज़ कहाँ पर लाई करते हैं। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी बात की आपने कि इस वक्त हमें कौम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो हमारा इस वक्त जो है ना तो कोई फ़र्का होना चाहिए और ना ही कोई जमात, सियासी जमात होनी चाहिए। हम एक पाकिस्तानी होने चाहिए और जिस वक्त हमारा इस वक्त मुल्क जिस मुश्किलात से गुजर रहा है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हर किसी को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर जो है वो उन अपने बहन भाइयों का साथ दें जो आज मुश्किल वक्त में है। मतलब चंद मिनट के लिए अगर आप सोचें आत्मा कि कोई भी शख्स अपने 5 मिनट के लिए सोचे कि अपने बीवी बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को वो बाहर लेकर बैठा है, ना तो छत है, ना खाने के लिए कुछ है और ना पीने के लिए पानी है, तो एक बाप या वो भाई जो पास होगा उस पर क्या कैफियत होगी, वो क्या सोचेगा कि मैं कहाँ से ला के दूँ जो बच्चे मुझसे कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को चाहिए कि बेशक वो स्पोर्ट्समैन है या कोई भी है, ताजर बरादरी है, सिविल सोसाइटी से लोग हैं, वो इस चीज़ में जो है वो हिस्सा डालें और मदद करें उन लोगों की जिस वक्त मुश्किलात में हैं। हम लोग सिर्फ मतलब सोशल मीडिया पे ट्वीट करके या फिर कोई स्टेटस लगा के ये हमदर्दी ठीक है, मतलब आप कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली काम तो वो जो प्रैक्टिकल आप करें। हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद जाकर नहीं दे सकते, हमें इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन कम अज़ कम हमारे जो आसपास कोई ऐसी जगह बनी है, बल्कि अब तो हर जगह कैंप लगा दिए गए हैं, तो वहाँ पे अपना हिस्सा डालें ताकि लोग जो वहाँ पे लेके जा रहे हैं वो आपकी जो अमानत है वो वहाँ तक जो है वो सही सलामत करे। इसी तरीके से सिटी 41 ने बड़ा अपना अहम रोल अदा किया है। ऑफिस के नीचे हमने मिलर चौक में जो क्रिसन कम्प्लेक्स है उसके साथ कैंप लगाया है और कैंप में वक्फे से जो लोग हैं वो आ भी रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप इजीली जो है वो जमा करवा सकते हैं। जो आप हमें अमानत देंगे वो हम अमानत ज़िम्मेदारी के साथ जो हमें ज़िम्मेदारी दी जाएगी उस तरीके से हम जो वहाँ तक लोगों को पहुँचाएंगे और हकदार जो लोग होंगे उनको जो है वो पहुँचाएंगे। बात स्पोर्ट्स की हो या किसी और मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान के लोग यकसा रहें और एक साथ इकट्ठे रहें। तो इस वक्त भी बहुत ज़रूरत है हमें कि हम एक हो जाएं और अगर किसी को मसला है भी किसी से या किसी ममालिक सियासी वाबस्ते इख्तलाफात भी हैं, लेकिन उसको फ़िलहाल दूर करने के बाद हमें सिर्फ इंसानियत देखनी है, अपनी जमात अभी नहीं देखनी। एंड आई कम्प्लीटली एग्री। जिस तरह से अली रज़ा आपने बात की कि हमारी अपने चैनल की
इस वक्त एक मूवमेंट जारी है जहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जितना हो सकता हो फ्लड रिलीफ पर काम किया जाए। और अली रज़ा, आई थिंक आपने डिटेल्स भी शेयर की हैं जिनका आराम से आप चाहें जितना मर्जी है। आई थिंक इसमें ये नहीं देखना कि कौन कितना कर सकता है, जिसकी जितने वसाइल हों, जितनी इसमें मैं थोड़ा सा आपकी मेंशन कर दूं कि इसमें हम लोग जो है, जो हमारा कैंप लगा हुआ, हम कैश नहीं लेते। हम्म, हमें सिर्फ ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, दाल, चीनी, आटा, घी, खुशक दूध, वो ऐसी चीज़ें जो जो ख़राब ना होती necessities हों, हैं। और वो चीज़ें वो हमें चीज़ें आप लाकर यहाँ पे जमा करवाएं, वो दें। हमें कैश नहीं चाहिए। हम आप खुद जाएं वहाँ पे, खुद चीज़ें खरीदें, खरीदने के बाद हमारे कैंप में यहाँ पे जमा करवाएं, ताकि जो है वो चीज़ें इसी तरीके से जो है वो आगे जा सकें। तो इसलिए हमने एक अपना रूल बनाया जिसमें आप राशन भी हो सकता है, दाल, चीनी, आटा, कपड़े ताकि भी जो हो लोग वहाँ सकते पे खुद बना के जो है वो वहाँ पे खा सके। घर को अगर किसी को राशन 10 से 15 दिन का चले जाएगा, बहुत आप सोचिए बढ़िया। कितने आप 10-15 दिन वो अच्छे से खाना खा सकेंगे। आटा उनके घर में होगा, घी उनके घर में होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक घर को मिल जाएंगी, उनका एक महीना बड़ा अच्छे से गुजर जाएगा। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि आप लोग जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो लाकर जो है वो यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। बिल्कुल। कमिंग बैक, क्योंकि हमारे पास अब कुछ ही वक्त बाकी है, तो अगर हम रैप अप करने की कोशिश करें, मोहित, आप क्या गवर्नमेंट से, एसोसिएशन से कहोगे कि इस वक्त व्हीलचेयर क्रिकेट की एंड प्लेयर्स की नेसेसिटीज़ होंगी, अगर एक लाइन में आप कहना चाहें? मैं किसी एक गेम पे नहीं करूँगा, क्योंकि मैं व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ, तो मैं क्रिकेट को नहीं, मैं व्हीलचेयर प्लेयर की बात करूँगा। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे प्लेयर हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि जितने हमारे नॉर्मल प्लेयर हैं उसकी निस्बत व्हीलचेयर प्लेयर्स या हैंडीकैप प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा मेडल पाकिस्तान को दे रहे हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अली रज़ा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।